नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और वॉर रूम से अब ये 11 दिन की कवरेज आप देख रहे हैं। 11वें दिन दोनों ही तरफ से जबरदस्त हमला हो रहा है क्योंकि यूक्रेन की सेना दावा कर रही है कि हम रूस के सैनिकों को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं, तो यूक्रेन की सेना को ध्वस्त करने में रूस की सेना इस वक्त लगी हुई है। जुबानी जंग एक तरफ, परमाणु युद्ध की नौबत के हुंकार दूसरी तरफ और तीसरी तरफ नेटो मुल्क जिसको लगातार ललकारते हुए व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग के बीच 11वें दिन वॉर रूम से आप कवरेज देखेंगे क्योंकि बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एक के बाद एक रूस के 11,000 जवान हमने ढेर कर दिए, ये यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन का दावा यह भी है कि वो रूस के 88 प्लेन, हेलीकॉप्टर्स मार गिरा चुके हैं। यूक्रेन की सेना और यूक्रेन की तरफ से यह दावा, जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी कह रहा है कि 15 लाख लोगों ने यूक्रेन अब तक छोड़ दिया है। पड़ोसी देशों में वो पहुंच रहे हैं, लेकिन 11,000 जवानों को ढेर करने के यूक्रेन के दावे में कितना दम है, इस सब की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लिए चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हम शुरुआत जो आज कर रहे हैं, यहां पर वॉर रूम में हमारे साथ दोनों जनरल मौजूद हैं, जनरल बिशंबर दयाल जी और जनरल संजय कुलकर्णी जी, और हम बातचीत करेंगे उन शहरों की जिसके साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं। इन शहरों पर आज क्या है परिस्थिति, किस शहर पर सबसे ज्यादा हमलावर है? आपने खार्किव और कीव बार बार सुना है। कीव राजधानी है, कीव पर कब्जे की जंग है, लेकिन कीव को लेकर भी पुतिन की जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है उसमें आसपास में वो हमला करते हुए कीव के दिख रहे हैं। कैसे घेर रहे हैं हर शहर को, ये स्ट्रैटेजी दोनों हमें बताएंगे। दयाल साहब, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, जल्दी से अगर आप मोर्चा संभाल लें और इस वॉर रूम में हमें बताएं शहर दर शहर क्या दिख रहा है। हमने मारिपोल की भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, हर जगह की स्ट्रैटेजी के साथ हम तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे आपको। कहां से शुरू करना चाहते हैं? हम लवीव से या वहां से? लवीव से ही शुरू करते हैं, जहां पर बहुत तांता लगा हुआ है, जो लोग छोड़ना चाहते हैं, शरणार्थी हैं। ये लवीव है, देखिए यहाँ शांति है। ये बेलारूस है, ये पोलैंड है, इधर स्लोवाकिया है, ये हंगरी है और ये रोमानिया है, तो और ये मोल्डोवा है नीचे। लवीव में बताइए, तो लवीव में जितने शरणार्थी हैं, कम से कम 15 लाख शरणार्थी जो है इसी रास्ते से, ज्यादातर शरणार्थी जो है अब तक पोलैंड में गए हैं। अब हम ऊपर आते हैं, देखिए कीव के पास इरपिन शहर है और कीव के साथ में होस्टोमल जो बड़ा, जहां पे एयरपोर्ट है, जो कीव का, जो यूक्रेन का, जहां पे एंटोनोव एयरक्राफ्ट बनता है, वो इस पर पहले ही कब्जा कर चुके थे। आज यहां भारी है ताकि इसको एक स्ट्रांग बेस बनाया जा सके अगर कीव पर कोई युद्ध करना पड़ेगा। चिरनीव में भी देखिए बहुत भारी चल रही है और यहां पे सूमी है, ये बॉर्डर एरियाज में बहुत भारी तबाही चल रही है। आज खार्किव में किसी किस्म का कोई ज्यादा अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसका मतलब खार्किव ना, यहां से बेलारूस की तरफ से यहां जाना, बिल्कुल यहाँ से, और नहीं यहाँ से कीव पर जाना भी एक आसान है ना। तो चिरनीव सूमी जो है वो दोनों कीव के रास्ते में है और नॉर्थ ईस्ट से जो नाइपर नदी है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जो यूक्रेन में इस तरह से जा रही है, उस नाइपर नदी के पूर्व से, उत्तर से, नॉर्थ से जो अटैक आ रहे हैं, एक उसके वेस्ट से है, एक इसके ईस्ट से है, ये दोनों जो है कीव पर जाते हैं। तो इसमें चिरनीव और सूमी की ये अहमियत आ जाती है। खार्किव में आज ज्यादा नहीं हो रहा, इसका मतलब खार्किव में कहीं ना कहीं रशिया का काफी कब्जा है। खार्किव और मारियोपोल की बहुत अहमियत है क्योंकि ये ऑलरेडी रशिया के पास कब्जा था, ये कहते 3% था। ये डॉनबास का एरिया है, अगर वो आगे बढ़े हैं तो इन दोनों की बहुत है। आज मारियोपोल में, जहां की बीच में कहा था, डोनेट्स्क के साथ ये डोनबास का डोनबास का पूरा एरिया है और 30% ही अभी भी है क्योंकि यहाँ पर भी अभी भी हिंसा हो रही है। बिल्कुल, यहाँ से कुलकर्णी साहब मोर्चा संभालेंगे, नीचे की तरफ बताएंगे वहां पर, क्योंकि देखिए हमने इंडिकेशंस भी दिए हैं कहाँ वो हवाई हमले कर रहा है। ये दिखाइए, ये जहां पर आप ऐसे रॉकेट्स देख रहे हैं और नीचे हम सबमरीन्स भी दिखा रहे हैं, जहाज भी दिखा रहे हैं, वो वाला इलाका। जनरल कुलकर्णी, ये जो लड़ाई थी, ये तकरीबन सबने सोचा शायद 100 घंटे की लड़ाई होगी, आज 250 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और लगातार बढ़ी। हम लोगों ने यही सोचा था एक सप्ताह में और चलेगी, यही सोच थी और मुझे लगता है रूस की भी यही सोच हो सकती थी, क्योंकि रूस को मालूम था कि जॉर्जिया के बाद और खासकर जिस तरीके से उन्होंने क्रीमिया लिया, लेकिन जिस प्रकार से चेचेनिया में ग्रोजनी को लेने के लिए उन्होंने सोचा चंद एक घंटे की लड़ाई है और 2 महीने चली। तो रूस को इस बात का आभास है कि क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन के अंदर
जो दबदबा है वो है। नीचे के सिटीज बता दीजिए सर, पोर्ट सिटीज बता दीजिए ताकि इससे पहले कि हम आगे बढ़े। ठीक, ये देखिएगा, ये मैं हटा देती हूँ जो अभी तक हमने किया। चलिए, अगर आप देखें ये जो चेनेव है यूं तक करके यूं जा रहा है, ये है ईस्टर्न यूक्रेन और ये है पश्चिमी यूक्रेन। ठीक है, अब ईस्टर्न यूक्रेन में आप देख रहे हैं कि खार्किव का इलाका हो गया, इधर सुमी का इलाका हो गया, इधर मारियोपोल का इलाका हो गया, और ये जो पूरा डोनबास का रीजन है, और उधर खरसन और वो ओडेसा हो गया, यानी कि वो क्रीमिया हो गया। आप समझ सकती हैं कि रूस जो क्या कर रहा है कि चर्निएव से लेकर जहां बम्बार्डिंग हो रही है, खार्किव जो है और डोनबास का रीजन है, मारियोपोल का रीजन है, उधर जाकर के पूरा क्रीमिया जो उन्होंने 2014 में ले रखा है, ओडिशा का है, यानी कि यूक्रेन को उसने अपने जो समुंदर है वहां से काट दिया। अब सवाल नहीं पैदा होता कि यूक्रेन किसी प्रकार से भी उसके ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर कोई भी या फिर कोई भी मदद उसको यूरोप से भी पहुंचे, उस तरफ से ब्लैक सी से पूरी मदद काट दी। अब आपने पूरी मदद काट दी। ये है, ये सी ऑफ एज़ोव है। सबसे पहले सर ओडिशा को ही कब्जा किया था। बिल्कुल, देखिए मैं बहुत सोची समझी वो है स्ट्रेटजी। ओडिशा को पहले अटैक किया, बहुत बुरी तरह से ध्वस्त किया और पॉपुलेशन को सबड्यू कर दिया, फिर खेरसन को कब्जा किया। लेकिन असली लड़ाई उसकी खेरसन और इस पर नहीं है, असली लड़ाई तो उसकी है ना कि मारियोपोल से जब वो यहां पे आते हैं और जपराजिया से होते हुए और निप्रो पर जाएंगे, निप्रो जो शहर है वो आप जपरेजिया ये जो न्यूक्लियर प्लांट जिसकी चर्चा आप बीते दिन से सुन रहे हैं यहीं पर है जपरेजिया। हालांकि इस पर अलग अलग आया कि यूक्रेन ने वापस ले लिया, लेकिन अभी तक खबर यही है कि बाय एंड लार्ज रशिया का ही है। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक टारगेट जो रशिया कब्जे कर रहा है जपरेजिया में, मारियोपोल में, खार्किव में, वो एक बार कब्जा करने के बाद नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। देखिए इसका मतलब यह है कि क्रीमिया तो बिल्कुल उसने कब्जे में, क्रीमिया का जो एरिया है उसको तो बिल्कुल लैंड के जरिए अपना बनाना चाहता है। और यहां पे जपरेजिया, निप्रो और यहां पे पल्टोवा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जब काबू में आ जाते हैं। पल्टोवा को आप क्यों क्रूशियल बता रहे हैं? इसके बाद अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे कि किन इलाकों में रूस का दबदबा है, लेकिन वो दिखाने से पहले एक बार पल्टोवा और क्यों उसको क्रूशियल बता रहे हैं जनरल दयाल बताइए। मैं पल्टोवा और निप्रो को दोनों को क्रूशियल बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों जो है एक जबड़ा सा बन रहा है ना, एक ये जबड़ा ऐसे जाके जब बंद हो जाता है जिसके हमारे यहां, इसका मतलब ये पूरा इलाका कट ऑफ हो गया, सिविलियन पॉपुलेशन कट ऑफ होगी। आप जो चाहें इस इलाके में, फिर आप पूरे को तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन वो पॉपुलेशन कट ऑफ, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में काम आएगा। और इसका प्रेशर इतना बढ़ेगा कीव पे कि मैं नहीं समझता कीव की लड़ाई होगी। कीव की सिर्फ स्ट्रैटेजिक जो बिल्डिंग्स है, स्ट्रैटेजिक एरियाज पर कुछ अटैक हो सकते हैं, लेकिन कीव की लड़ाई शायद ना बचे। और उससे पहले जो जेलेंस्की है वो वेस्ट से अपना कोट बदल के और पुतिन के कोट पहनने लग जाए, मेरा अपना मानना यह है। बड़ी बात मतलब उनका कोट पहने या छोड़ के चले जाए या किसी और कोट वाले को बिठा दे। सत्ता परिवर्तन जिसकी बार बार गौरव बात करें, आप बात करें और हम सब बात करें, दुनिया बात करिए, सत्ता परिवर्तन जब ही हो सकता है जब या तो कीव को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए और कब्जा किया जाए कीव पे, या ऐसे हालात पैदा कर दो कि कीव की रेलेवेंस कम हो जाए। अगर आप ईस्ट यूरोप, ईस्ट यूक्रेन की बात करते हैं, जो कहते हैं ना नक्शे से मिट जाएगा, अगर ईस्ट ऑफ कीव, सत्ता परिवर्तन के लिए किसी दूसरे यूक्रेनी को तैयार भी तो करना पड़ेगा। तैयार है। अगर यूक्रेन के लोग जेलेंस्की के साथ हैं तो ये कैसे हो पाएगा? आखिर जेलेंस्की ऐसा कंट्रोल वो कर पाएंगे? देखिए जो विक्टर मेदवेदेव हैं उन्होंने जेलेंस्की का विरोध भी तो किया था। चलिए तो उनके परसेंट में भी तो चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से फिर युद्ध विराम की एक सूरत बनेगी। लेकिन अब आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताएंगे कि किन जगहों पर रूस का कब्जा है। ये देखिए, ये इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पहले आपको बता दें, यूक्रेन का कहना है रूसी हमले में चर्निहिव में आग ही आग है, चारों तरफ आग की लपटें। हम भी आपको दिखा रहे हैं चर्निहिव में भारी हमले के बाद कई जगहों पर आग की लपटें हैं, इमारतों में आग लग गई है। रूसी हमले में चर्निहिव में आग की खबरें जो हम सुबह से ही तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अब यूक्रेन भी कह रहा है ताबड़तोड़ हमले से चर्निहिव की भी तबाही हो रही है। खार्किव की तबाही को लेकर पहले ही यूक्रेन की तरफ से कई बयान आ चुके हैं, लेकिन चर्निहिव में शहर के साथ गांवों पर भी रूस का कहर दिखाई दे रहा है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही डराने वाली है क्योंकि शहर ही नहीं, गांवों कस्बों में जहां लोग पहले भागे थे अपनी जान बचाने के लिए, वहां गांवों और कस्बों में भी कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। चर्निहिव की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूसी फाइटर प्लेन यहां पर गिरा दिया गया है। अब हम आपको जल्दी से ये अब हम दिखा रहे हैं रूस के दबदबे वाले इलाके। देखिए ये भी बता दें, दक्षिण यूक्रेन में रूस का जो दबदबा है वो दर्शकों को बता दें। वोल्वोखा और मारियोपोल में जो विराम कल हुआ था और आज भी जहां युद्ध विराम होने की वो है, ये दोनों शहर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फिर आप क्रीमिया में ले जा सकते हैं,
रशिया में ला सकते हैं लोगों, रशिया की तरफ लोग आ सकते हैं, तो इन दोनों की बहुत है। खेरसन पर ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। जरपाजिया और मेलिटोपोल पर भी ऑलमोस्ट, मेलिटोपोल जो जरपाजिया के साउथ में है उस पर कब्जा है, और जरपाजिया पर जो है वो भी काफी हद तक उसका कंट्रोल है। और जपराजिया से युद्ध जो है नॉर्थ की तरफ चला गया, और निप्रो के बाईं तरफ पूर्व पश्चिम की तरफ जो तीसरा जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो जो है वो अब आज खतरे के अंदर है। उस पर कहीं ना कहीं रशिया शाम तक कंट्रोल करने माइकोलेव पर भी कब्जा है रूस का। ये जो है, ये जो लिवाइव का जो एरिया है, ये पश्चिम का एरिया है, ये जा रहा है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इन दोनों में लिवाइव का जो एरिया है ये कोने पर है, पोलैंड कोने पर है। ये जो है, ये एक और बड़ी खबर आ गई। पुतिन का कहना है, पुतिन इस वक्त एक बार फिर से आक्रामक हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, नहीं सुधरा यूक्रेन तो मिट जाएगी उसकी हस्ती। यूक्रेन को रूसी राष्ट्रपति की खुली धमकी। यही हस्ती है वो, जब इस हस्ती को कीव के पास क्या है, आप ये बार बार कह रहे हैं कि आपकी उनकी स्ट्रैटेजी होगी इस ईस्टर्न पार्ट को जॉ की तरह क्लोज इन करके, तो मारियोपोल, खार्किव, इसीलिए वो ऐसे बढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी हस्ती घट गई है, कीव की कितनी बड़ी हस्ती घट गई है। कीव के पास बचा क्या है? कीव के पास वो पश्चिमी इलाका बचा है जो कि पहले से इतना डेवलप नहीं था। और देखिए यहां तो कई प्रॉब्लम्स है ना, अगर आप वेस्टर्न उसकी बात करेंगे, हम अपने उनको बता दें, यहां कई क्लेम्स तो हंगरी और वो भी करते हैं ना अपनी टेरिटरी पर, तो उनके भी तो डिफरेंसेस बढ़ाएंगे पुतिन साहब। ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पी है, अंजना जी, पोलैंड है, यहाँ हंगरी है, ये बेलारूस है, बेलारूस मदद कर रहा है लगातार। बेलारूस से कीव की ओर हमला है और रूस की तरफ से है खार्किव की ओर। और खार्किव सूमी जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा, तकरीबन अभी के वक्त 20 से 25% जो यूक्रेन का इलाका है वो रूस के कब्जे में है। और वो जो कब्जा है वो ले रहा है सदर्न और ईस्टर्न, जो वेस्टर्न के ऊपर अभी जोर नहीं दिया है। कीव शहर जो है उसको घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। दक्षिण और पूर्वी तरफ से पूरा हमला करता हुआ। और अब हम आपको वही दिखाने वाले हैं। रुकिए अब जल्दी से, आप अगला मैप आपको बहुत इंटरेस्ट करेगा। ये अभी आप देखिए लाल वाला जो एरिया है, ये देखिए वो नहीं, ये देखिए, ये ऑलरेडी हम कह रहे थे। एक सेकंड सर, एक सेकंड, पहले कलर स्कीम बता दें अपने दर्शकों को। रूसी कब्जा लाल इलाका, डनबास क्षेत्र, वो हमने आपको दिखा दिया है, जरा पीले में है। विद्रोहियों का कब्जा आप डार्कर रेड देख रहे हैं, जो बहुत ही गाढ़ा रंग है। और यूक्रेन में रूसी पहुंच जो है कहां कहां पर है, ये हम रास्ते के जरिए दिखा रहे हैं। मैप ओवर टू। ये देख रहे हैं आप, ये है डिनाइपोल, अब ये हो गया पूर्वी, वो हो गया दक्षिणी। ज्यादा उधर नहीं कर दिया? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया सर। एक मिनट हम वापस करते हैं क्या? यहाँ से ये नदी है, ये बिल्कुल पतली कीजिएगा सर, ये नदी है, देखिए ये नदी है जिसकी बार बार निप्रो नदी जिसका हम बात कर रहे हैं, जो यूक्रेन को कह रहे हैं इधर का, हाँ, और इसकी बहुत महत्वता है। इस निप्रो नदी पर ही पूरे यूक्रेन की एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। इसके ऊपर जगह जगह बांध बने हुए हैं। इसके ऊपर अगर आप देखें तो पहले चर्नोबल जिसका भी इतना बड़ा नाम है, नीचे जपराजिया का जितना बड़ा नाम है, ये सारे न्यूक्लियर प्लांट्स, 2-3 प्लांट्स, पावर प्लांट्स इस पर डिपेंडेंट है, न्यूक्लियर भी, और पुराने जमानों में जो हाइड्रो पावर्स थे वो भी इसी पे। देखिए अब मैं इसको समझा देता हूँ, तो एक बार समराइज कर देखिए। ये वो इलाका है जो रशिया पिछले 7 साल से रशिया का कब्जा है। ये वो क्रीमिया है जो रशिया ने बिल्कुल 7 साल पहले अपने साथ में ला लिया था। इस कब्जे को वो कहते हैं, ये जो रशियन रेबल्स हैं उनके कंट्रोल में है। ये डॉनबास का एरिया है जहां तक वो बढ़ना चाहता है और जहां तक उसकी सेनाएं जो है कंट्रोल करना चाहती हैं। ये खार्किव है जो डॉनबास के नॉर्थ शोल्डर को, और ये जो है मारियोपोल है। अगर आप इसको एक मिला दें तो आप देखिएगा क्रीमिया जो है वो रशिया के मेनलैंड में मिल गया है। हाँ। और दूसरी तरफ ये इलाका जो है ये बहुत उपजाऊ है, यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल्स हैं, जैसे खार्किव एक बहुत इंडस्ट्रियल एरिया था, मारियोपोल भी है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जल्दी से एक बार राजेश के साथ चलते हैं, उनसे हमने बात की है, सुनिए जरा क्या बता रहे हैं वहां से। दिनों के बाद बिल्कुल शांत रात थी, कोई एयर वार्निंग सायरन नहीं बजा कल रात को, कोई धमाका नहीं हुआ। कीव शहर की बात कर रहा हूं मैं, कीव ओब्लास्ट की नहीं, कीव शहर के अंदर। दूसरा, सुपरमार्केट्स में जो फूड आइटम्स की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई थी, पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि नए फूड आइटम्स आ गए हैं, सुपरमार्केट्स में सामान आ गया है, लोगों को फूड आइटम्स की अभी शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, तो कंजम्पशन कम हो गई है, शायद इस वजह से भी फूड शॉर्टेज अभी नहीं दिख रही है। हालांकि फार्मेसीज के बाहर जो दवाई खाने हैं उनके बाहर अभी भी लंबी लंबी लाइनें हैं, दवाइयों की कमी यहां हो गई है और ज्यादातर फार्मेसीज बंद हो गई हैं। जहां तक कीव ओब्लास्ट का सवाल है, देखिए कीव शहर और कीव रीजन में थोड़ा फर्क है।
उसमें यहां से 20 किलोमीटर दूर एक शहर है इरपिन। कल वहां बहुत जबरदस्त फायरिंग हुई है आपस में दोनों फौजों के बीच में। दोनों फौजों ने, रूसी फौज ने हमला किया यूक्रेन फौज के ठिकानों पे, और यूक्रेन फौज ने भी काफी बड़ी जवाबी कार्रवाई की है। तो कल पूरे दिन, इनफैक्ट पिछले 48 घंटे से कीव से 20 किलोमीटर दूर इरपिन शहर में जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ है पिछले 48 घंटे में। इसके अलावा जो पूर्वी यूक्रेन है, रूसी सेना लगातार दक्षिण यूक्रेन से और पूर्वी यूक्रेन से पश्चिम की तरफ बढ़ती जा रही है, और एक नया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, खबर ये आई है रशियन फौज उसके काफी करीब है उसको कब्जा करने के लिए। मानना है कि जो ये दावे हो रहे हैं खासकर यूक्रेनियन साइड से, रूसी साइड से भी हो सकता है ऐसा हो, पर यूक्रेनियन साइड से खासकर मुझे लगता है वो काफी एग्जेजरेटेड हैं, काफी बढ़ा चढ़ा के बताए जा रहे हैं। जहां तक उनके जो मी-35 हेलीकॉप्टर और Su-25 एयरक्राफ्ट को गिराने का सवाल है, ये संभव है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टिंगर मिसाइल्स सप्लाई की है यूक्रेन को, जो कि हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है। कोई भी दो आदमी जाके एक दिन में ट्रेनिंग लेके जहाज पर निशाना लगा के फायर कर सकता है और जहाज गिरा सकता है। जो ये मिसाइलें बहुत बड़े तौर पर अफगानिस्तान में रूसी सेना के खिलाफ यूज की गई थी, और यही हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। अब यही मिसाइल्स यहाँ बहुत बड़े स्तर पर यूज हो रही हैं और होने वाली हैं, क्योंकि बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का, वो काफी हद तक ध्वस्त हो चुका है। तो स्टिंगर मिसाइल्स ही ऐसी हैं जो अभी रूसी जहाजों को और हेलीकॉप्टर्स को गिरा सकती हैं। फिर बर्फ दिख रही होगी। बहुत ठंडा शहर है। रात का तापमान आमतौर पे इन दिनों में -4 से -6 के बीच में रह रहा है। तो अगर यहाँ गैस की और लाइट की आपूर्ति नहीं होती, गैस और इलेक्ट्रिक पावर की आपूर्ति नहीं होती है, तो यहाँ लोगों के लिए रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। अभी तक मैं आपको कीव शहर का बता सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस वक्त हूँ। यहाँ किसी प्रकार की ना बिजली की कमी है, ना पानी की कमी है, ना हीटिंग की कमी है। सभी जो एमिनिटीज हैं वो बिल्कुल बराबर मिल रही हैं जैसे युद्ध से पहले मिल रही। ज्यादातर लोग लवीव शहर की तरफ गए हैं जो पश्चिम यूक्रेन में है, और वहां से वो पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, बाकी यूरोपियन देशों में जा चुके हैं। आपने दर्शकों को ये बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस कर दिया है कि जितने रिफ्यूजीज यूक्रेन से आ रहे हैं उनको वो सबको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट देंगे 3 साल के लिए, ताकि वो वहां काम कर सके, पढ़ सके, रह सके। तो काफी सारे यूक्रेनी नागरिक सिर्फ लड़ाई की वजह से नहीं, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी यूरोप माइग्रेट कर चुके हैं इस वक्त। और कुछ जो लोग बचे खुचे लोग हैं वो आसपास के गांव में चले गए हैं, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर। और ये रूसी चेतावनी के बाद भी इसमें जो है बढ़ोतरी आई है। 3 दिन पहले रूस ने चेतावनी दी थी कि सभी नागरिक जो हैं वो कीव खाली कर दें, ताकि हमले के वक्त यहाँ सिविलियन कैजुअलिटी कम से कम हो सके। जहां तक इनका सवाल है, जो जवान लोग हैं 20 से 50 के बीच में, हाँ, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये रिक्वेस्ट जारी की थी कि ये लोग ना छोड़े और देश के लड़े। इनके साथ जबरदस्ती हो रही नहीं हो रही, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। तो कीव में वो कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि अब खाना वाना सुपरमार्केट में मिल रहा है। कीव पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे व्लादिमीर पुतिन। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर क्षति इरपिन जैसे शहरों में पहुंचाने की इस वक्त कोशिश दिख रही है। युद्ध विराम के ठीक पहले यूक्रेन की भड़काऊ हरकत, ये रूस ने कहा है। रूस कहता है युद्ध विराम का उल्लंघन यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन कहता है युद्ध विराम का उल्लंघन रूस कर रहा है। जिन शहरों में किया गया है, रूस का कहना है युद्ध विराम से ठीक पहले यूक्रेन की भड़काऊ हरकत है। मारियोपोल में यूक्रेनी फौज की गोलाबारी, अब ये रूस का दावा हो रहा है। लड़ाई में हार होती है सच्चाई की। सच्चाई क्या है, अब आपके वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट खुद बता रहे हैं कि किस प्रकार से की घेराबंदी जरूर शुरू है। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने युद्ध विराम कहा था क्योंकि आप नागरिकों को निकालना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि नागरिकों को नहीं निकाल रहा है यूक्रेन, वो इस वक्त गोलाबारी कर रहा है। और मारियोपोल को लेकर सीधा दावा है ये रूस का। इसको किस तरह से देखें जनरल दया? हम इसको बिल्कुल ठीक उससे वो करेंगे, ऐसा नहीं लगे कि हम कहीं रशिया की वो कर। देखिए, बार बार रूस एक बात कह रहा है, बार बार ग्राउंड रिपोर्ट्स और बार बार ये खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अज़ोव बटालियन या वो लोग जो न्यो नाजीज हैं वो यूक्रेनियन की फौज में भर्ती हैं, हावी हैं, उनकी चलती है यूक्रेन की फौज में। अगर उनकी चलती है तो वो ये करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई भी सिविलियन छोड़ के जाए, कोई भी इस इलाके से जाए। वो रूस को बिल्कुल विलियन दिखाना चाहते हैं, जबकि विलियन वो खुद हैं। वो पॉपुलेशन को हैरेस करेंगे, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, और ये वो लोग कहीं भी नहीं होने देंगे। तभी मारियोपोल में कल भी जो युद्ध विराम हुआ था वो नहीं चला, और आज भी शायद नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं इस पे डिस्टर्बेंसेस करेंगे। ब्लेम गेम है, और इस ब्लेम गेम में
रशिया पर जल्दी लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि वेस्ट का जो मीडिया है वो एकदम से रशिया को दिखाएगा। रशिया कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। देखिए, हम बार बार कहे जा रहे हैं कि रशिया के पास जपोरिजिया है काबू में, वहां पे उनका वो पूरा का पूरा प्लांट है। हम कह रहे हैं वो गैस नहीं आ रही 6 शहरों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 शहरों में गैस रशिया अगर काटता तो देखिए पूरे यूक्रेन के जरिए जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है वो यूक्रेन के जरिए जाती है, तो पहले वो वेस्ट की काटेगा ना, पूरे वेस्ट में जाती है यहां से गैस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई रशिया जो है तबाह करना चाहता है, वो सिर्फ यहां पे अपना सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, और उस सत्ता परिवर्तन के लिए ये युद्ध एक उनका हथियार बन गया है, जो कि नहीं बनना चाहिए था। जल्दी से करनी ऐसे है। इसके बाद हम अगला मैप आपको दिखाएंगे। सत्ता परिवर्तन जरूर चाहता है, कौन नहीं चाहता है, क्योंकि यालोविस्की के बाद जो जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की आए हैं वो हर हमेशा पश्चिमी देशों की तरफ ही उनका झुकाव है। हाँ। लेकिन रूस को मालूम है कि 2014 के बाद लगातार जिस प्रकार से डोनबास रीजन के अंदर रूस लगा हुआ था, जो सेपरेटिस्ट थे उनको रूस का सपोर्ट था, उसके बावजूद चाहता है कि क्रिमिया को भी क्रीमिया तो 2014 में रिकॉग्निशन मिले। 2014 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को कह रहे हैं कि मुझे इंटरनेशनली मानो कि क्रिमिया हमारा हिस्सा है, वो जो नीचे वाला एरिया है क्रिमिया का, उसको घेर दीजिए। जो है एक बार घेर दीजिए क्रिमिया को। क्रीमिया जो है वो 2014 से ही रूस के हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है, रिकॉग्निशन नहीं मिला है। और ये जो डोनबास का रीजन है, लगातार सेपरेटिस्ट के साथ रूस लगा है, उसके बावजूद भी सिर्फ 30% अब जो अगला सबसे कंटेंशियस मामला है वो अपने क्योंकि देखिए अगले ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी कि न्यूक्लियर सबसे ज्यादा डर अब क्या है कि न्यूक्लियर प्लांट्स पर अगर कब्जा होता है रूस का, कहीं ये न्यूक्लियर युद्ध की नौबत ना आ जाए। हम रूसी निशाने पर जो पावर प्लांट्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो ज़ैपोरिजिया हो। शुरुआत कीजिए सर, ज़ैपोरिजिया। देखिए, ज़ैपोरिजिया में रशिया का कब्जा है, प्लांट पर भी रशिया का कब्जा है, और ज़ैपोरिजिया के प्लांट में जो बताया जा रहा था कि भीषण युद्ध हुआ, ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी फायरिंग हुई, थोड़े से इलाके में आग लगी और रूसी फौज ने इसको कब्जा लिया। कह रहे हैं यूक्रेन ने वापस लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस पे मुझे लगता है कि इस पे रशिया का कब्जा है और रशिया इसको ठीक से हैंडल कर रहा होगा इस टाइम। कोई शक नहीं, ज़ैपोरिजिया में वो इसको लोग कह रहे हैं इसको ब्लैकमेल के तौर पे इस्तेमाल करेगा। रशिया इस तरह का ब्लैकमेल नहीं करेगा। लेकिन अब यूक्रेन पे आ गया, यूक्रेन के पावर प्लांट पे। वहां ये 30 किलोमीटर था वहां से यूक्रेन पे, और ये भी एक नंबर 3 पे जो प्लांट है इस इलाके का, जहां से न्यूक्लियर पावर से पावर बनती है, इलेक्ट्रिक पावर बनती है। तो इस पर भी जब कब्जा हो जाएगा, एक बात देखिएगा, रशिया इन पर क्यों कब्जा कर रहा है। रशिया ने सबसे पहले चेर्नोबिल पर क्यों कब्जा किया, क्यों रिस्क लिया? उसके सैनिक भी तो एक्सपोज हो सकते थे, न्यूक्लियर मटेरियल जो पड़ा हुआ, वेस्ट पड़ा हुआ है। रशिया नहीं चाहता कि जो न्यो नाजीज हैं, जो लोग रशिया को बदनाम करना चाहते हैं, वो बहुत हार्ड लाइनर्स हैं। अगर आप राजेश से पूछो, गौरव से पूछो, वो बहुत हार्ड लाइनर हैं, वो बहुत कट्टर हैं, वो किसी की नहीं सुनते, यूक्रेन में नहीं सुनते, तो दुनिया क्या, वो दुनिया को ना ब्लैकमेल करें इस चीज से। इमेजिन, ये तो रशिया एक रिकॉग्नाइज्ड, एक वेल एस्टैब्लिश्ड, एक यूएनओ का परमानेंट मेंबर, एक ऐसी कंट्री है। में हुए राजधानी कीव से लेकर धधकते हुए खार्किव, हर जगह की हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है लगातार। वॉर रूम से हम इस वक्त मौजूद हैं और वॉर रूम में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की इस जंग में आज 11वें दिन क्या हो रहा है। आइए आपको अब इस मैप के जरिए जल्दी से दिखा देते हैं यूक्रेन का बदलता हुआ एयर स्पेस। 20 फरवरी, जहां हम पूरा ये मूवमेंट्स, ये जो येलो लाइंस आप देख रहे हैं, दरअसल ये विमानों की उड़ान है। वहीं 1 मार्च को क्या हो गया है वो बताइए दयाल साहब। देखिए, 20 फरवरी तक यूक्रेन एक खाता पीता की आप जिक्र कर रहे थे वो दिख रहा है अब वहां। देखिए, ये पूरा का पूरा मोल्डोवा, और इसमें पूरी की पूरी एक्टिविटी थी, पूरे के पूरे एयर स्पेस यूज कर रहे थे। उनके सिविलियन हवाई जहाज, उनके जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, सबके लिए एयर स्पेस फ्री था। लेकिन आज यूक्रेन का एयर स्पेस, लेकिन आज जो यूक्रेन का एयर स्पेस है वो बिल्कुल खाली है, और सिर्फ रशिया वहां पर उसका रशिया का वो है प्रभाव। इसमें बातचीत करेंगे, सीधे चलते हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कीव से जुड़ रही हैं। श्वेता, बड़ी तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं, आप भी लगता है कहीं के लिए निकली हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है कीव की घेराबंदी और इसी के साथ पूरे यूक्रेन में जो इस वक्त रूस की रणनीति है? जी अंजना, जिस तरह से यहाँ पर पूरी परिस्थितियां हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये हो जाती है कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो गौरव सावंत यहाँ पर काफी दिनों से मौजूद हैं। युद्ध छिड़ने से पहले से गौरव यहाँ पर आ गए थे, तो अभी
यही एक जरिया है जिसके साथ आप जा सकते हैं। पेट्रोल जो थोड़ा बहुत आपके पास रहता है, जहां से आप हासिल कर सकते हैं, वो आप अपने पास रखते हैं, नहीं तो उसके अलावा यहां पर आप मूव नहीं कर सकते हैं। टैक्सीज जैसी चीजें होती नहीं है, बहुत कम लोग आपको यहां पर दिखेंगे, अधिकतर लोग बाहर निकलने की कोशिश में। लेकिन अब जो बचे हैं वो सब लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर बचे हैं अंजना, और सारी कोशिशें लोगों की ऐसी दिखती हैं। ये पूरा आप कीव का वो इलाका समझिए जो अभी कीव में प्रवेश का वो बचा हुआ इलाका है जहां पर रूसी फौजें पहुंच नहीं पाई हैं। उनकी पैठ उस प्रकार यहां पर हो नहीं पाई है, क्योंकि घेराबंदी अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर एक भी दिशा बची रहती है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। गौरव भी आपकी आवाज सुन सकते हैं, तो आपको जब भी गौरव से सवाल पूछना हो आप उनसे पूछ लीजिएगा। हम एक साथ इस समय उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर ये हमले हो रहे हैं अंजना, क्योंकि जो जमीन की स्थिति की बात हमने की थी ना, कि कुछ चीजें होती हैं जो रिपोर्ट्स में आ जाती हैं, लेकिन आप अपनी आंखों के सामने जब उन चीजों को देखते हैं कि क्या वाकई वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या वाकई वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। जैसे लवीव में हमने देखा था कि जो भले ही शुरुआती दौर में आक्रमण की बात आई थी, लेकिन वैसे कोई निशान वहां पर थे नहीं। तो बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन क्या जमीन पर वो हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर वो देखना आवश्यक हो जाता है। तो कीव की जिस घेराबंदी की हम बात कर रहे हैं उसमें रूस भले ही शुरुआती दिनों से ऐसा लगा कि शायद 48 घंटों की बात हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और 48 घंटे होते होते देखिए युद्ध ने 11वें दिन में प्रवेश कर लिया। और अब इस समय की जो स्थिति बता रही है वो ये कि यूक्रेन की ओर से भी टक्कर है। हालांकि रूस जैसी सेना को कितने दिनों तक टक्कर, भले ही अमेरिका की तरफ से अपने दिए हुए हथियारों की एक तरह से प्रचार के लिए बहुत ये कह दिया जाता है कि इनका बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है, पर जमीन पर वो प्रभाव तो तभी पता चलेगा जब सैन्य तरीके से उसका अंजाम दिखेगा। बर्फबारी बहुत तेज हो गई है अंजना, अगर आप पता नहीं लाइट और कैमरे के उस फर्क से आप देख पाएंगे कि नहीं, बहुत तेज बर्फबारी यहां पर शुरू हो गई है। के बहुत मोटे फाहे यहां पर इस समय गिर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की जनता जो आम दिनों में इस बात से शायद विचलित होती कि अब शायद अपना फ्रंट यार्ड साफ करना पड़े, उसे अभी इस बात की चिंता है कि रूस की सेना यहां से कैसे वापस जाएगी, उनकी जिंदगी कैसे सामान्य होगी। जी, क्या आपको लगता है कि जमीन के ऊपर जिस प्रकार से हरकत हो रही है, जिस प्रकार से जमीन पर सब लोगों को लग रहा होगा कि रूसी सेना तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के दायरे पर कीव के है, क्या कीव के जो बाशिंदे हैं, चाहे 1 लाख 2 लाख ही बचे होंगे, उनको लगता है वो जज्बा है? आपको देखने से क्या लगता है कि उनको लगता है वो टक्कर देंगे, या वो लगता है आपको कि नहीं, वो आपके दिल में हार मान गए हैं, वो अब किसी प्रकार से टाइम पास कर रहे हैं? जिल कुलकर्णी, वो सारे लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, और ये एक चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है सर, क्योंकि अगर हम भारत के भी उन जंगों के बारे में सोच लें जहां पर आम जनता जिस तरीके से जुड़ती थी कि लाल बहादुर शास्त्री एक आवाज देते थे और उसमें लोग अपने घर में जो चीजें रहती थी वो सब भारतीय फौज को देने के लिए तैयार हो जाती थी। आमतौर पर यूक्रेन में आप बेहतर जानते हैं कि इस तरह की परिस्थिति नहीं रहती है, और वो किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, किसी नेतृत्व के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जमीन के लिए कर रहे हैं। हम मातृभूमि कहते हैं, लेकिन वो भी अपनी मातृभूमि को उसी इज्जत, उसी सम्मान और उसी लगन, उसी लगाव के साथ इस समय देख रहे हैं। और हर एक यूक्रेनी सर मुझे ऐसा ही दिख रहा है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए इस समय तैयार बैठा है, जो सब कुछ अपना झोंक कर भी, अपने प्राण त्याग कर, जो कि आमतौर पर इन इलाकों में आपको उस तरीके से नहीं नजर आएगा। बहुत ज्यादा दिनों शांति नहीं देखी, शायद 30 दशक से, लेकिन एक जो आजादी का स्वाद चखा, उस आजादी को ये गंवाने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी ऐसे युवा हैं जो लड़ सकते हैं वो लड़ने को तैयार है। हालांकि फिर भी मैं बहुत ज्यादा तुलना भारत से नहीं कहूंगी, जहां पर राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद एक अलग स्तर पर जाता है, कि आपको वॉलंटरी आते हैं, आप सेना में, आप अपनी वर्दी पहनते हैं। इन सब देशों में उस तरह की स्थिति नहीं रहती है। लेकिन हाँ, इस समय जितने भी लोग हैं वो सब अपने जज्बे के कारण ही इस समय अपने देश के लिए आगे बढ़े हैं। जो सिविलियंस हैं, जो सिविल डिफेंस अगर उस तरह के हम देख लें, जिनके लिए हम सवाल उठाते हैं कि पता नहीं हथियार उठा भी लें तो मुकाबला किससे कर पाएंगे, वो इस समय की स्थिति जो है इसमें वो मुख्य सेना का हिस्सा नहीं है। वो छोटे छोटे पॉकेट्स में, वो असंगठित एक तरह से समझ लीजिए, लेकिन बाहर के शहरों में उनका संगठन ज्यादा मजबूत दिख रहा है। कीव में आपको सेना ही ज्यादा दिखेगी। जनरल दयाल भी एक सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आप इरपिन की तरफ जा रहे हैं, और क्या इरपिन तक ही है आपका इरादा, या आगे होस्टोमल तक भी जाने की कोशिश करेंगे? श्वेता, आई थिंक आप इरपिन की तरफ जा रहे हैं जहां युद्ध चल रहा है।
जी जी, हम उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ भी पहुंचेंगे सर। बहुत ज्यादा बैरिकेड्स भी हैं और गौरव को भी मैं इसमें अब जोड़ती हूं, वो सुन पा रहे हैं ये सवाल को। गौरव, आप बोलना चाहेंगे? सर, हम लोग ग्राउंड रियलिटी दिखाने का प्रयास इस समय इस तरह से कर रहे हैं कि राजधानी कीव में क्या हो रहा है और राजधानी कीव के साथ साथ जिन एरियाज में अभी भी बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, वहां की जनता उसे किस तरह से झेलने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो पहली लड़ाई शुरू होती है या जो पहली जंग शुरू होती है वो तो यहाँ ईंधन के लिए ही शुरू हो जाती है। ईंधन के लिए लोग बहुत लंबी प्रतीक्षा करते हैं। ईंधन गाड़ी में आ जाए तब आपको यह मालूम है कि अगले 24 घंटे तक आपकी गाड़ी चल तो सकेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस जज्बे की बात श्वेता भी कर रही थी, वो जज्बा अब आपको यहाँ लगभग घर घर में दिख रहा है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि अब ये उनके आत्मसम्मान की लड़ाई है। और ये लड़ाई वो जिस तरह से कहते हैं कि हम अगर इस तरह 2014 में हमने लड़ लिया होता तो क्रिमिया हमारे से नहीं छूटा होता, उस समय हम लोग डर गए। अब वो नहीं डरना चाहते और इसीलिए वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्या उनके पास वो हथियार पहुंचेंगे समय रहते? अगर वो हथियार नहीं पहुंच पाए तो सिर्फ जोश, जज्बे और पेट्रोल बॉम्ब से रूस की सेना का सामना बहुत समय तक संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर कितनी तेज बर्फबारी अब शुरू हो गई है। ये दिखाता क्या है? अब इनको आवश्यकता होगी ईंधन की, अब इन्हें आवश्यकता होगी ऊर्जा की। अगर रूस के कब्जे में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आ चुके हैं और रूस तीसरे पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब रूस इनको एनर्जी के लिए स्टार्व करेगा, पहली बात। दूसरी बात, 6 इलाकों में इस समय गैस सप्लाई, खार्किव, इरपिन समेत 6 इलाकों में गैस सप्लाई बंद हो गई है। यानी ऊर्जा के लिए हाड़ कपाने वाली सर्दी में -4 है इस समय तापमान। अगर आप बाहर देखें तो -4 तापमान में कितनी लंबी ये जंग चल पाएगी, ये एक और चुनौती होगी आने वाले दिनों में। अगर इनके पास हथियार नहीं पहुंच पाए या अगर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और बड़े तरीके से नहीं मिला, जिसका जिक्र राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कर रहे हैं कि दे वांट मोर देन जस्ट लिप सिंपैथी एंड लिप सर्विस। उनको असल समर्थन चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा और पश्चिम का रास्ता कट गया तो यूक्रेन कट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना रूस की ताकत को कितना झेल पाएगा, बड़ी चुनौती होगी। श्वेता, यही आकलन होगा। लेकिन पश्चिम से सर, जिस तरह जी गौरव, जिस तरह से पश्चिम से अब तक रशिया कीव को बिल्कुल नहीं काट रहा है, आखिर उसकी इंटरडिक्शन भी नहीं कर रहा है, कहीं फायरिंग भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल पश्चिम में किसी किस्म की कोई मिसाइलें भी नहीं दाग रहा है, इसका मतलब रशिया का अब तक ऐसा इरादा नहीं है कि कीव को चोक करके, कीव के नागरिकों को चोक करके और उस तरह से दुनिया को दिखाए। आपको नहीं लगता, क्योंकि कीव में जैसी मूवमेंट हो रही है, आखिर ये स्ट्राइक्स लवीव और इसके बीच में भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन का उसको भी ध्यान है। हाँ, और पब्लिक को वो पब्लिक ओपिनियन से ही जोड़ता हुआ अगला सवाल इसमें मैं जोड़ दूं। श्वेता, आप भी इस पर जानकारी दें और गौरव भी। ये बार बार वेस्टर्न मीडिया की तरफ से और तमाम जगहों से कहा जा रहा है रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं। इसकी सच्चाई जमीन पर क्या दिखती है? रिहायशी इलाके हैं अंजना, ऐसा नहीं। देखिए, अब वो आपके प्रिसीजन टारगेट की वजह से वो रिहायशी इलाके आए हों या फिर हम ये समझें कि वो कोलैटरल डैमेज है, यानी कि कहीं और निशाना था लेकिन साथ में ये भी चपेट में आ गए, ये चीजें एक सवाल के तौर पर इस समय उठती हैं। हम अंजना, आज हमारा फोकस ये है कि एक तो जहां पर कॉम्बैट चल रहा है, जहां पर मुकाबला चल रहा है, वहां पर पहुंचे, और दूसरी चीज जहां पर हम जाएंगे वो जहां पर कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, तो हम खुद वहां पर जाकर एक बार देखेंगे ना। अभी तक देखिए, जो जब एकदम ताजा हमला होता है उसके बाद उसे सीधा कॉर्डन ऑफ किया जाता है, और यहां पर जहां रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है ना, वहां पर अगर हम लोग भी मौजूद रहते हैं तो मीडिया एक बहुत बड़े दुश्मन के तौर पर देखी जाती है, क्योंकि कैमरा सच बताता है। तो कोशिश हर तरफ से ये होती है कि आप वो चीजें नहीं कैप्चर कर पाए जब तक कि वाकई मतलब उनके हाथ में न रहे। तो अभी हम सीधा उस जगह पर जाकर आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे अंजना कि क्या जमीन की स्थिति है, क्या सचमुच में आम नागरिकों को क्षति पहुंची है। जो फिगर्स ज़ेलेंस्की की तरफ से दिए जाते हैं, क्या लोग कह रहे हैं कि हाँ इतने लोग यहां पर मारे गए हैं। बातचीत में तो जो लोग आपको दूर के इलाकों में मिल जाएंगे वो बताते हैं कि हाँ क्षति हो रही है, लेकिन सामने देखने की बात अलग होती है अंजना, और उस इलाके में जिन पर असर पड़ा है वो अलग बात होती है। पुतिन ने भले ही ये शुरुआत से कोशिश अभी तक रखी कि नहीं इस तरह की चीजें बाहर निकलकर आ पाए, नहीं इस तरह की चीजें सामने आए कि नागरिकों को निशाना बनाया गया है, और वो नागरिक जब भी टैंकों के सामने या किसी भी जो काफिला होता है, सैन्य काफिला, उसके सामने आते हैं तो रुक जाते हैं रूसी उस समय, इसलिए नहीं कि वो उसे
कुचल नहीं सकते या गोली बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो यूक्रेन की जनता को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो सीधी सी चीज ये हो गई है कि आज जितनी जिंदगी सबकी डिस्टर्ब हो गई है ना, बहुत कम लोग बचे हैं, कम से कम पश्चिमी हिस्से में तो बहुत कम लोग बचे हैं जो इस बात को स्वीकार करें कि नहीं, रशिया का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पूर्वी हिस्से में फिर भी आपको कुछ लोग दिख जाएंगे, हालांकि वहां पर भी अभी तक रूस के खिलाफ की वैसी आवाज नहीं उठती थी जितनी इन हमलों के बाद उठने लगी है। कोई नहीं चाहता उनकी जिंदगी यूक्रेन दावा कर रहा है, एक सेकंड, एक जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसके 11,000 सैनिकों को रूस के मार गिराया गया है, बहुत सारे फाइटर जेट्स, तमाम उनके दावे हैं। इसको लेकर क्या तस्वीर वहां पर जमीन पर दिखाई देती है, क्या जानकारी आ रही है? हवाई जहाजों को भी पूरा नुकसान। गौरव, देखिए, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो इस समय जबरदस्त हो रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उन्होंने 48 लड़ाकू विमान शुरू में गिराए, फिर उन्होंने ये दावा किया नहीं, अब ये संख्या बढ़कर 88 हो गई है, जिसमें 44 लड़ाकू विमान है, 44 हेलीकॉप्टर है, 700 से ज्यादा उनकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और 10,000 सिपाही है। लेकिन जमीन पर कुछ शव तो असल में नजर आते हैं कुछ, लेकिन 10,000 की संख्या में ये अभी तक सामने नहीं आया है। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से चल रहा है। जब कर्सन में रूस ने भी दावा किया कि एक पूरा मिलिट्री गैरिजन उनके हाथ आ गया है जिसमें सारे बख्तरबंद गाड़ियां, साजो सामान युद्ध के उनके पास है। उन्होंने भी दावा किया कि उन्होंने 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं यूक्रेन के। तो अगर आप दोनों तरफ से देखें तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत जबरदस्त चल रहा है। एयर स्पेस को लेकर एक सवाल है, एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप इतने दिन से हैं, क्या किसी भी समय पर आपने बहुत ज्यादा एयर का इस्तेमाल देखा है रशियन का? क्योंकि बाकी यूक्रेनियन एयरफोर्स तो नहीं उड़ रही है इधर, और बाकी बिल्कुल एयर स्पेस रशिया के काबू में है। S-300 जाने के बाद ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि S-300 बिल्कुल फायरिंग इनकेपेबल हो गए। लेकिन क्या रशिया का इस तरह से आपने देखा, बार बार एयर अटैक ना हो लेकिन एयर पैसेजेस जैसे डराने के लिए, जनता में भय फैलाने के लिए, ऐसा कुछ आपको नजर आया पिछले 3-4 दिन में? सर, एयर एक्टिविटी तो है, एयर एक्टिविटी और एयर एक्टिविटी से डिस्ट्रक्शन भी है, लेकिन उस तरह से, मतलब जिस तरह हम अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस में एक के बाद एक लड़ाकू विमान आते देखते हैं, उस तरह की एयर एक्टिविटी यहां पर वो इंटेंस एयर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखें और जो तस्वीरें अभी जारी की गई हैं वो एक अलग अपने आप में कहानी सुनाती हैं। जिस तरह से Su-30 गिराने का दावा किया गया, Su-27 न केवल गिराने का दावा किया गया बल्कि उसके पायलट को परेड किया गया कि एक तस्वीर दिखाई कि ये देखो, ये है पायलट, ये राष्ट्रपति पुतिन के साथ किसी और एयर ऑपरेशन के बाद खड़ा हुआ था, और अब देखो इस पायलट को, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है, चीथड़े हो रखे हैं उसके फ्लाइंग ओवरऑल्स और फ्लाइंग कॉम्बैट ओवरऑल्स, और अब वो इनके कब्जे में है। तो इस तरह की तस्वीरें यहां जारी करके और सर्कुलेट करके बहुत वाइडली ये लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा तो है ही। फिर वो जो तस्वीर जो बहुत वायरल हो रही है कि एक इग्ला सरफेस टू एयर मिसाइल से एक Mi-35 और एक Mi-24 को जिस तरह से गिराया गया, तो गिरेंगे, उसको यहाँ बहुत वायरल किया जा रहा है कि देखो इस तरह से। ठीक है, श्वेता से जल्दी से कमेंट ले लेते हैं गौरव, जिसके बाद हमें ब्रेक पर जाना होगा। श्वेता, कुल मिलाकर इस युद्ध में हम 11वें दिन देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों की तरफ से है, लेकिन परमाणु युद्ध को लेकर आम आदमी में चिंता है, तभी उनकी नजर ऐसे गड़ी हुई है इस युद्ध पर, क्योंकि तब विश्व के तमाम देश ये मानते हैं कि हम सब किसी ना किसी तरीके से एक बड़ी तबाही को विटनेस करेंगे, और ये सबसे बड़ी चिंता है। नेटो का पुतिन को उकसाना, पुतिन का उस उकसावे में आकर अपना ऑफेंसिव तेज करना, अब वो ज़ैपोरिजिया के बाद जो अगला परमाणु संयंत्र है, उनका पावर प्लांट है, उसके करीब पहुंच रहे हैं। श्वेता, जी अंजना, यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ यूक्रेन की बात हम देखें और जो अंडर अटैक जो खासकर शहर हैं, कीव जैसे शहर भी हो गए, उनको हम देखें तो यहाँ पर तो सब सिर्फ मैन टू मैन फाइट की बात कर रहे हैं, आमने सामने की जंग की बात कर रहे हैं, और वो इस बात को लेकर ही पहले बड़े वो होते हैं कि अगर हवाई हमले उन पर कर दिए जाएं तो वहां पर आपको पलटवार का मौका नहीं रहता है। हालांकि उसमें भी जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, या मैनपैड से भी कल दावा किया गया कि गिराया गया है यूएवीज को और हेलीकॉप्टर पर उससे निशाना साधा गया था, तो वो चीजें तो हैं। परमाणु
परमाणु लोग जानते हैं कि उनके हाथों में नहीं है, तो इस इलाके में नहीं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा कूटनीति की बात हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात हो जाती है, और उसको लेकर तो अमेरिका तक सब नेता घबराए हुए हैं, हर जगह खलबली है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कहीं पुतिन जो संकेत देते हैं वो अभी तक करते रहे हैं, तो इस संकेत में भी कहीं उनकी तरफ से कोई सचमुच में कदम तो नहीं उठा लिया जाएगा, और उसके तो मायने मुझे लगता है समूचे विश्व के लिए हो जाएंगे। बिल्कुल, जंग में एक तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से मीडिया के जरिए अपनी बातें कही जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाली एक धमकी या फिर रणनीति समझ लीजिए पुतिन की जो दिखाई दे रही है।